3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह के जिला स्तरीय आयोजन की फुल ड्रेस रिहर्सल। पटेल स्टेडियम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर ली परेड की सलामी। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह का जिला स्तरीय आयोजन बुधवार को अजमेर के पटेल स्टेडियम में होगा। इससे पूर्व सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस फुल ड्रेस रिहर्सल में सभी कार्यक्रम वैसे के वैसे ही किए गए जैसे गणतंत्र दिवस समारोह में किए जाने हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ध्वजारोहण किया, वहीं परेड की सलामी ली। पुलिस की विभिन्न टुकड़ियों ने परेड मार्च करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इसके साथ ही अजमेर के विभिन्न राजकीय स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों व अन्य शिक्षकों द्वारा तैयार की गई पीटी परेड, योग, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, देशभक्ति नृत्य आदि की रिहर्सल का फाइनल प्रदर्शन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि 26 जनवरी को कृषि एवं पशुपालन मंत्री राजस्थान सरकार लालचंद कटारिया अजमेर के पटेल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण करेंगे। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में कोविड नियमों की पालना करते हुए बच्चों और बुजुर्गों को आमंत्रित नहीं किया गया है। पुलिस बल परेड के दौरान तिरंगे को सलामी देंगे, वहीं शिक्षकों की ओर से सूर्य नमस्कार, योग, प्राणायाम, देशभक्तिपूर्ण नृत्य आदि की प्रस्तुति दी जाएगी। जी सर, आज अंतिम रिहर्सल है, किस तरीके की रिहर्सल रहेगी? अजमेर मुख्यालय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम जो 26 जनवरी को मनाया जाएगा उसकी रिहर्सल को आज अंतिम रूप दिया गया है। चूँकि ये कार्यक्रम काफ़ी छोटा रखा गया है, इसमें जो कोरोना गाइडलाइन है उनका पूरा ध्यान रखा गया है। तो आज जो इसमें जो प्रोग्राम थे झंडारोहण से लेकर के और जब समाप्ति में जो राष्ट्रगान होता है उसके बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम और सूर्य नमस्कार के प्रोग्राम रखे गए हैं, उनका यहाँ रिहर्सल किया गया है। और जो भी छोटी मोटी कमियाँ रहती हैं निश्चित रूप से रिहर्सल में उनको सुधार करके और अंतिम रूप से बहुत ही अच्छा और सफलतापूर्वक हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह मना सर, पाएंगे। किस तरीके के क्या आयोजन रखे गए हैं और कौन झंडारोहण करेगा? मुख्य कार्यक्रम में माननीय मंत्री महोदय लालचंद जी कटारिया जी का मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे और उनके द्वारा झंडारोहण किया जाएगा। इसके अलावा जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से जो शिक्षक समुदाय की ओर से, शिक्षक विभाग की ओर से एक सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है जिसमें कोरोना, देशभक्ति और राजस्थानी लोकगीत को मिश्रित करके एक गीत को अंजाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त सूर्य नमस्कार म्यूजिकल के साथ इसमें आयोजित किया जाएगा। बच्चों बुजुर्गों को जैसा कि आपको पता है कोरोना गाइडलाइंस में छोटे बच्चों के लिए और जो अतिशय वृद्ध हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है और जो गाइडलाइन है उसमें ये वे कम से कम निकले, उसी के अनुरूप हमने इस प्रोग्राम में उनको आमंत्रित नहीं किया। कबाड़ी के गोदाम से लोहे की डिस्क चोरी करने के 2 आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। अलवरगेट थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 60 लोहे की डिस्क और टेम्पो किया बरामद। अलवरगेट थाना अंतर्गत नेहरू नगर स्थित कबाड़ी के गोदाम से करीब 60 ट्रक और बसों के पुराने लोहे की डिस्क चोरी हो जाने पर परिवादी रोहित जैन द्वारा 23 जनवरी को अलवरगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान व सीओ साउथ मुकेश सोनी के निर्देशन में पुलिस टीम का गठन किया। अलवरगेट थाना प्रभारी रविंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि टीम में अलवरगेट थाने के उप निरीक्षक मोहम्मद जाबिर, सहायक उप निरीक्षक किशोर सिंह, कांस्टेबल बाबूलाल, ओम प्रकाश, ब्रजलाल और कुलदीप ने मुखबिर तंत्र का इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे में चोरी के आरोपी नरपत और चांद मोहम्मद को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चुराए गए सभी 60 लोहे की डिस्क और लोडिंग टेम्पो जब्त कर लिया। दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
थाना अलवा गेट में रोहित जैन एक कबाड़ी हैं जिन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि उनके गोडाउन से कई लंबे टाइम से चोरियां हो रही थी। उस रिपोर्ट पे हमने मुकदमा दर्ज किया और मुकदमा दर्ज करने के पश्चात टीम का गठन किया। टीम के गठन में जो विशेष जो जिनकी योगदान रहा है वो बाबूलाल कांस्टेबल, ओम प्रकाश और कुलदीप, इन लोगों ने मिल के मुखबिर के तंत्र के जरिए संपूर्ण माल बरामद किया, 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करवाया और जो वारदात में प्रयुक्त होने वाला लोडिंग टेम्पो था उसको भी हमने सीज़ किया है। उसके पश्चात ये ज्ञात हुआ कि जो व्यक्ति नरपत है उसके खिलाफ पूर्व में भी कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं जिसमें वो जेल जा चुका है। इन दोनों ही व्यक्तियों से और भी वारदातें खुलासा होने की अंदेशा है जिनसे पूछताछ जारी है। किस तरह से ये 24 घंटे में हमने जो भी विशेष टीम का गठन किया गया था उसको निर्देश दिए गए थे और उसने अपने मुखबिर तंत्र के जरिए इन चीज़ों का खुलासा किया है। पहले भी कोई वारदात कर चुके हैं? जी हाँ, नरपत जो मुलजिम है वो पहले भी वारदात में शरीक रह चुका है। कोई थाने में मुकदमे भी चल रहे हैं? नरपत के खिलाफ पूर्व में आदर्श नगर थाने में मुकदमा दर्ज है। ये कौन से क्षेत्र के निवासी? ये अपने अजमेर थाना क्षेत्र। नहीं, ये कौन से क्षेत्र के? ये जो है आदर्श नगर जो एरिया है उसका रहने वाला है। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 का वर्चुअल आयोजन। देश के 29 चयनित बच्चों में राजस्थान अजमेर की एकमात्र बालिका गौरी माहेश्वरी को कैलीग्राफी में मिला पुरस्कार। सोमवार को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 के दौरान देश भर से चयनित 29 बच्चों को पुरस्कृत किया गया। इन बच्चों में राजस्थान अजमेर से एकमात्र चुनी गई 13 वर्षीय छात्रा गौरी माहेश्वरी को कला एवं संस्कृति क्षेत्र में कैलीग्राफी में कीर्तिमान स्थापित करने पर पुरस्कृत किया गया। जिला कलेक्टर अंशदीप की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में गौरी माहेश्वरी, उनकी माता मीनाक्षी माहेश्वरी सहित परिवारजनों की मौजूदगी में इस वर्चुअल कार्यक्रम को सभी ने देखा और सराहा। जिला कलेक्टर अंशदीप ने कहा कि पूरे देश के साथ राजस्थान और अजमेर के लिए गौरव की बात है कि 29 बच्चों के बीच से अजमेर की एकमात्र 13 वर्षीय बालिका का कैलीग्राफी जैसे कठिन क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करने पर चयन किया गया और आज प्रधानमंत्री ने गौरी को पुरस्कृत किया। उन्होंने अपनी ओर से गौरी व उसके परिवार को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय बाल प्रधानमंत्री जी द्वारा आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो 2022 हैं उनमें 29 बच्चे जो पूरे देश भर के अंदर चुने गए हैं उसमें राजस्थान की हमारी एक छात्रा गौरी माहेश्वरी उनका चयन हुआ है। उन्होंने कैलीग्राफी के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, 150 प्रकार की कैलीग्राफी करती हैं और ऑनलाइन भी क्लासेस लेती हैं जिसमें उनके नेशनल इंटरनेशनल काफ़ी सारे उनके स्टूडेंट्स हैं। यही देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये अवार्ड वितरित किया गया है और मुझे बड़ी खुशी है कि राजस्थान में अजमेर की लड़की ने पूरे देश में हमारा नाम रोशन किया। अन्य बच्चों को क्या संदेश दिए? अब देखिए, प्रधानमंत्री जी द्वारा यही संदेश दिया गया है कि बच्चे देश का फ्यूचर हैं और ये संदेश दिया है कि सभी बच्चे अपने आगे विकास की ओर ध्यान रखें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे खेल कूद हो, चाहे कला हो, उसमें आगे बढ़ते रहें और देश के विकास के अंदर अपना पूर्ण योगदान। गौरी माहेश्वरी की मां मीनाक्षी माहेश्वरी ने बताया कि गौरी को बचपन से ही कैलीग्राफी में बेहद रुचि थी। काफ़ी कम उम्र में ही उसने कैलीग्राफी सीखना शुरू किया और आज वह देश और दुनिया के लगभग 1500 से ज़्यादा लोगों को कैलीग्राफी सिखा चुकी है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से देश और दुनिया के 7 वर्ष से लेकर 65 वर्ष तक के लोग गौरी माहेश्वरी से कैलीग्राफी सीखते हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्बोधन में कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, जिन्हें पढ़ाई के साथ खेल, कला, सृजन आदि क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को निखारना चाहिए। आज गौरी माहेश्वरी को आर्ट एंड कल्चर कैटेगरी में पुरस्कृत किया गया, जिससे पूरा परिवार, जिला और प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। प्रधानमंत्री ने पुरस्कारित किया, कैसा फील कर रहे हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली ये सिर्फ अजमेर के लिए ही नहीं गर्व की बात है, पर पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है। अजमेर के इतिहास में ये पहली बच्ची है जो उसको प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिल रहा है, पर राजस्थान से भी ये इकलौती बच्ची है और जिस उसमें इसे मिला है पुरस्कार कला एवं संस्कृति, उसमें सिर्फ 5 ही बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पूरे देश भर और उसमें से गौरी माहेश्वरी एक है, तो बहुत अच्छा लगता है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। ऑब्वियसली हर एक पेरेंट को अच्छा ही लगेगा और आज बालिका दिवस पे चाहूँगी कि सभी बेटियां इसी तरीके से बड़े ले अच्छा करें। कहाँ रहते हो आप और बच्ची का नाम? बच्ची का नाम गौरी माहेश्वरी है, मैं शास्त्री नगर में रहती हूँ। गौरी अभी हाल फिलहाल अजमेरी है, उससे पहले उसने कहाँ पे पढ़ती थी? गौरी से पहले जयपुर में थी। उसको प्रेरणा कहाँ से मिली कि कैलीग्राफी जो है वो एक सीखी जाए और लोगों को भी गौरी बचपन से ही बहुत आर्टिस्टिक थी, इसको हमेशा आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ों में बहुत पसंद करती थी।
तो ये जब बहुत छोटी थी, सेकंड क्लास में थी, तब इसने कैलीग्राफी के बारे में पढ़ा। तो मुझे बोला कि मुझे कैलीग्राफी सीखना है। मैं इसको लेकर गई, कोई समर कैंप हो रहा था स्कूल में। तो एक बार तो टीचर ने मना किया था कि इतने छोटे बच्चों को जहाँ पेंसिल से ही लिखना ढंग से नहीं आता, वो पेन से नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कैलीग्राफी में एक डिफरेंट तरीके के पेन्स होते हैं। तो उन्होंने मना किया था, लेकिन मैंने इनको बोला कि सर आप कोशिश करिए। तो सर थोड़ा हेजिटेंट थे, उन्होंने कहा कि मैम बहुत छोटी है, अभी तो नहीं हो पाएगा, पर फिर भी मैं एक ट्राई करता हूँ। और उन्होंने मुझसे फ़ीस नहीं ली, कि उनको यूँ लग रहा था कि वो नहीं कर पाएगी। फर्स्ट डे थोड़ा सा गौरी को प्रॉब्लम हुई, लेकिन सेकंड डे से गौरी की कॉपी हमेशा पूरी क्लास को शो होती थी और गौरी का काम सबसे अच्छा होता था। तब से गौरी हमेशा अलग अलग स्टाइल्स की कैलीग्राफी सीखती गई, कुछ यूट्यूब से, कुछ खुद के फॉन्ट्स बनाती गई और प्रोग्रेस करती गई। बट औरों को भी उसने सिखाया, करीब 1500 लोगों को देश भर में गौरी ने देश में ही नहीं, बहुत सारे विदेश के बच्चों को, बड़ों को, सभी को सिखाया है। मोर देन 1500 बच्चों को गौरी अभी तक, बच्चे और बड़े दोनों, उनको कैलीग्राफी सिखा चुकी है। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया था, तो देश विदेश सभी के बच्चे और बड़े उससे ज्वाइन कर सकते थे, तो ये सिखाती थी। और सबसे ख़ास बात ये थी कि इसके बैच में 7 साल से लेकर 65 साल तक के भी लोग होते थे। एक बैच इसका ऐसा था जिसमें नानी भी थी, नानी की डॉटर भी थी और डॉटर की डॉटर भी थी, तीनों पीढ़ियाँ एक साथ थी। लेकिन ये सब को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड अजमेर में पहली बार किसी को ये अवार्ड मिला है, सबके लिए प्राउड मोमेंट है। किस चीज़ में मिला और क्या आपने किया? ये मुझे अवार्ड आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में मिला है, कैलीग्राफी में। मैं लोगों को कैलीग्राफी सिखाती हूँ और मुझे कैलीग्राफी की 150 से ज़्यादा शैलियाँ आती हैं और मैं 1500 से ज़्यादा और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहिए? मैं कहना चाहूँगी कि हर बच्चे के अंदर एक कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो आप उस टैलेंट को पहचानिए और लोगों में और फैलाइए, क्योंकि आप टैलेंट को सिखाते रखेंगे तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो टैलेंट शेयर कीजिए। आपकी उम्र क्या है? मैं 13 वर्ष की। कितने समय से आपको सीखना पड़ा? कौन सी उम्र में आपने ये केला पर सीखा? मैंने 2020 में स्टार्ट किया कैलीग्राफी सिखाना। अच्छा, फिर किस तरह से आपको नहीं बैठने दिया था? फिर मैंने ऑनलाइन सिखाना शुरू किया था ज़ूम प्लेटफॉर्म पे एंड पहले वर्ड ऑफ माउथ ही था। मेरी मम्मी शेयर करती थी अपने कॉन्टैक्ट्स में, सोशल मीडिया पे, तो उससे फैलने लगा और फिर मेरे फ्रेंड्स और जिन्हें मैं पढ़ा चुकी हूँ वो भी आगे लोगों को शेयर करने लगा। कोरोना गाइडलाइन में मामूली से बदलाव के साथ पूर्व की पाबंदियां रहेंगी लागू। 50 लोगों के स्थान पर अब 100 लोग शामिल हो सकेंगे किसी भी जलसे या समारोह में। राजस्थान सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन में मामूली से बदलाव के साथ समस्त पाबंदियां पूर्व की भांति लागू रहेंगी। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 50 लोगों के किसी भी कार्यक्रम या जलसे या समारोह में शामिल होने की पाबंदी में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए अब 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। वहीं सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व दुकानों पर काम करने वाले लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके होने चाहिए और इस बात की जानकारी दुकानों और प्रतिष्ठानों के बाहर चस्पा होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि रात्रि कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू सहित अन्य पाबंदियां पूर्व की गाइडलाइन के अनुरूप फिलहाल प्रभावी रहेंगी। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना पर नियंत्रण करने के लिए वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं कोविड गाइडलाइन की अवहेलना करने वालों पर इंसिडेंट कमांडर कार्रवाई में जुटे हुए हैं। लगातार समझाइश के साथ जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों की पालना करते हुए अपने कार्यों को अंजाम देने की अपील की है। कोविड की जो भी स्थिति है उसमें हर रोज़ नई स्थिति उत्पन्न हो रही है। केसेस पहले बढ़ रहे थे, कुछ राज्यों में अब कम होने शुरू हो गए। उसी क्रम में राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस निकाली है, जहां पर शहरी क्षेत्र के अंदर 50 व्यक्तियों की जो लिमिट लगाई गई थी उसको रिलैक्स करा के अब 100 व्यक्तियों को किया जा चुका है। जितने भी प्रतिष्ठान हैं हमारे, वहाँ पर समस्त स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड रहे, उस संबंध में भी गाइडलाइन दी गई है और जो भी डबल वैक्सीनेटेड है वहाँ पर उनका बाहर ये चस्पा किया जाए कि हमारे यहाँ का समस्त स्टाफ डबल वैक्सीनेटेड है। बाकी जो गाइडलाइंस है वो पूर्व के भांति ही चल रही है।
समस्त कार्यक्रम जो भी हो रहे हैं, चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, उसमें 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाया जाना आवश्यक है, उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के ऊपर हमारा फोकस है। अजमेर ज़िले के अंदर वैक्सीनेशन अभी अच्छी स्थिति में है, परंतु हमारी कोशिश है कि वैक्सीनेशन और अच्छे से बढ़ाया जा सके। दुकानों के समय में कोई परिवर्तन हुआ क्या? आप देखिए, अभी जो वीकेंड कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू तो अभी जारी रहेगा, नाइट कर्फ्यू भी जारी। नहीं, रात के समय में दुकानों के समय में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, अभी नहीं। सर, एक ये है कि जो मास्क है उसकी पालना नहीं हो पा रही पूरे शहर में। अधिकतर लोग देखे जा रहे हैं कि बिना मास्क घूम रहे हैं, उनमें कोई कार्रवाई होगी? आप देखिए, हमारे यहाँ पर फील्ड लेवल के ऊपर, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पे संयुक्त प्रवर्तन दल है और साथ ही साथ पुलिस को भी निर्देशित किया हुआ है। अगर हम राउंड लगाते हैं तो कंप्लायंस, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूर्ण रूप से नहीं है, परंतु हाँ, अभी भी थोड़ी गुंजाइश है। उस संबंध में हर रोज़ हम लोग अपने स्तर पर रिव्यू कर रहे हैं। जो पालना नहीं कर रहे हैं, पहले उनको मोटिवेट करें और फिर भी पालना नहीं करें, उनका जुर्माना किया जाए। हर रोज़ जुर्माने की कार्रवाई है। वो रिपोर्ट हमारे पास भी आ रही है। कोई स्पेसिफिक क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम अपनी टीम भिजवाएंगे। वीकेंड में भी दुकानदार दुकानें खोल के बैठते हैं और साइड के गेट में से सप्लाई करते हैं। अब देखिए, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक शिकायत है, हम उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। कुछ रिलैक्सेशन है, जो एसेंशियल सर्विसेज है, उसको खोलने की अनुमति है, वो अपने समय पर खोल सकते हैं। उसके अलावा भी यदि हमारे को मिलता है तो उसका जुर्माना काटा जाता है, उसको बंद कराया जाता है। फिर भी नहीं मानेगा तो राजस्थान एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत हम उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे, फुली क्लोजर। एक सर, वीकेंड कर्फ्यू के दौरान ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी। रामगंज थाना अंतर्गत नारीशाला के सामने शिव ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। रामगंज थाना अंतर्गत कपिल नगर सुभाष नगर टावर वाली गली में रहने वाले महेश कुमार सोनी ने 23 जनवरी को रामगंज थाने पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि 22 जनवरी की रात में वह दुकान पर ताला लगाकर घर चले गए थे। 23 जनवरी को वीकेंड कर्फ्यू था, इसलिए दुकान खोली नहीं। दोपहर में पड़ोसी ने फोन पर बताया कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं, जिस पर उन्होंने दुकान पर आकर देखा तो कुछ ग्राम चांदी और 7-8 ग्राम सोना चोरी हो चुका था। रामगंज थाने के हेड कांस्टेबल प्रेम प्रकाश ने बताया कि परिवादी महेश कुमार सोनी की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 457, 380 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की तफ्तीश जारी है। 23/1/2022 को महेश कुमार सोनी पुत्र श्री गोपाल सोनी निवासी टावर वाली गली कपिल नगर सुभाष नगर ने आकर एक तहरीर रिपोर्ट दी कि मेरी ज्वेलर्स की दुकान है नारीशाला के सामने, जिसमें मैं 22 तारीख को रात्रि 8 बजे से पहले दुकान बंद करके घर चला गया था। 23 तारीख को दिन में मुझे पता चला, वीकेंड होने की वजह से मैं सुबह दुकान नहीं आया। दोपहर में मुझे पता चला कि मेरी दुकान के ताले टूटे हुए। मैंने जाकर चेक किया तो मेरे सोने चांदी के आभूषण कुछ गायब थे, जिन्हें कोई अज्ञात चोरी करके ले गया, जिस पर उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, जिस पर प्रकरण दर्ज किया गया है 457, 380 धारा के तहत, जिसमें अनुसंधान जारी है। सर, कितना कमाल गया होगा लोग? इनका कहना है कि कुछ तो चांदी बता रहे हैं और 7-8 ग्राम सोना बताया इन्होंने, सीसीटीवी कैमरा फुटेज जिसका अनुसंधान दर्ज किया जाएगा। अनुसंधान अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। राज्य के बाहर से अजमेर आने वाले यात्रियों की स्टेशन पर हो रही है RT-PCR टेस्टिंग। सरकारी स्कूलों के 6 शिक्षक राउंड द क्लॉक स्टेशन पर दे रहे हैं ड्यूटी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते जहां वैक्सीनेशन 100% कराने पर जोर दिया जा रहा है, वहीं टेस्टिंग भी बढ़ा दी गई है। ऐसे में अजमेर रेलवे स्टेशन पर सरकारी स्कूलों के 6 शिक्षकों की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है, जो रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली समस्त ट्रेनों में राज्य के बाहर से अजमेर पहुंचे यात्रियों की RT-PCR टेस्टिंग कर रहे हैं। स्टेशन पर ड्यूटी दे रहे शिक्षक विष्णु कुमार छीपा और चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से यहां चिकित्सकीय टीम लगाई गई है, जो बाहर से आने वाले यात्रियों की 72 घंटे वाली RT-PCR टेस्टिंग कर रहे हैं। हम लोग यहां पर सभी बाहरी यात्रियों के नाम पते इंदराज कर रहे हैं, ताकि रिकॉर्ड रहे कि अजमेर कितने यात्री कहां से आए हैं। ये सारा डाटा चिकित्सा विभाग को भेजा जाता है। पिछले एक सप्ताह में अजमेर जिले में कुल 18,662 लोगों की टेस्टिंग की गई, जिसमें 3,588 संक्रमित मिले हैं। आपकी ड्यूटी लगा रखी है, कौन से उससे हो? हम सिंधी डेलीगेट स्कूल से हूँ मैं, और यहाँ पे 6 आदमियों की ड्यूटी लगाई हुई है। कितने बजे से कितने बजे हम तक? 6 बजे से लेके रात्रि 12 बजे तक बैठते हैं। फिर उसके बाद 12 बजे से दूसरी टीम आ जाती है।
और सब 6-6 जने की टीम के हिसाब से लगे हुए हैं। कौन कौन सी गाड़ियाँ चेक करते हो? हम सारी गाड़ियाँ चेक करते हैं जो यहाँ पर आते हैं आउट ऑफ राजस्थान से, उनको चेक करते हैं, उनके नाम लिखते हैं, फिर और उनकी RT-PCR के लिए प्रमोट करते हैं उनको। किस तरह से जांच हो रही है, क्या है? ये हम वैसे शिक्षक हैं, लेकिन हम ये सहयोग कर रहे हैं। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से चंद्र प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ। यहाँ जो है कि बेहतर करने वाली जांच जो है वो ये कोविड की जांच हो रही है, RT-PCR। अच्छा, और हाथों हाथ वो लार लेकर के जांच की जा रही है प्रत्येक की, और ताकि उसको मालूम पड़े कि इसकी क्या स्थिति है। कौन कौन सी गाड़ियाँ चेक हो रही है? सारी गाड़ियाँ जो भी आ रही है, सब गाड़ियाँ चेक हो रही है। जो भी गाड़ियाँ एकदम आ रही है, गाड़ियाँ कौन जो भी गाड़ियाँ आ रही है जो उस समय रखी है, वो सभी गाड़ियाँ चेक हो रही है।